हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेप में होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है हर एक प्लांट और एनिमल सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एनिमल्स या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता, जिसके अंदर एनारोबिक और एरोबिक कंडीशन भी बन जाती है। तो वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के 2 टाइप हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो टाइप रहता है वो रहता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन ट्रू सेलुलर रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमें ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा था वो हमें देखने को मिलेगा एक सेल के पर्सपेक्टिव। सेकंड हमें जो है यहाँ पे क्रेब्स साइकिल देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन जो है जो कि एज ए पूरा का पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन को कंप्लीट करता है, जिसके अंदर सारे स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही हाई अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेन साइट की बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो मेन साइट जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की उसको माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है मेन साइट है। प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर रेस्पिरेशन ये देखने को मिलता है। अभी अगर हम देखें, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लास्ट एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है। ठीक है, वहीं अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो सेकंड जो स्टेप है हमारे पास, या सेकंड जो टाइप है वो रहता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होता है तो वहाँ पे एक अदर नेम हम यूज़ करते हैं, वो रहता है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो सेलुलर रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन जो है हम देखेंगे, एक तो अल्कोहलिक, क्योंकि अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और सेकेंड हम देखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो कि एक एनारोबिक कंडीशन में होने वाला रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, ऑल्दो हम एरोबिक रेस्पिरेशन को अच्छे से डिस्कशन करके आ चुके हैं कि इन तीनों स्टेप के अंदर पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम रिएक्शन वाइज क्लियर करें तो कुछ इस तरीके से होगा। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज पहले ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड में। ठीक है, और यहाँ पे इस स्टेप को हम किस नाम से जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और कहाँ हो रहा है ये, इन साइटोप्लाज्म। राइट, उसके बाद में ये पायरुविक एसिड जो है वो आगे एंटर करता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और वहाँ से जो जनरेट होती है क्या क्या चीज़ें निकलेंगी यहाँ से, पायरुविक एसिड से आगे बनता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और प्लस बहुत हाई अमाउंट के अंदर एनर्जी जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये जो साइट है पायरुविक एसिड की आगे, ये किस में रहती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इन कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक तो हमें क्रैब साइकिल
और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उस दौरान हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि C6H12O6 जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 से बाइंड अप करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक कंडीशन चल रही है, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और लगभग 38 to 36, वो डिपेंड करता है अलग अलग सेल्स के ऊपर, इतने अमाउंट के अंदर हमारे पास एनर्जी बनती है। तो एरोबिक कंडीशन हम इसको बोलते हैं। ये हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कैसा रहता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमें क्लियरली देखने को मिलती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसके अंदर बहुत हाई अमाउंट के अंदर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रेब साइकिल, ETS और ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ये हम हायर क्लासेस के अंदर डिस्कशन करते हैं। और अब हम देखते हैं कि सेकंड जो हमारे पास रेस्पिरेशन था वो कौन सा था, एनएरोबिक। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है कभी कभी समटाइम occurs without oxygen। ठीक है, तो हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो पायरुविक एसिड जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीटली, या फिर बोल सकते हैं पार्शली ऑक्सीडाइज। तो इस दौरान क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट तो होगा, मतलब पायरुविक एसिड तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है उसका इनकम्प्लीटली, या फिर आप बोल सकते हो पार्शली ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, और यहाँ से बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, एनर्जी का अमाउंट भी कम होगा और ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये सारा काम कर रहा होता है। तो इस प्रोसेस, ये इस तरह की जो प्रोसेस है हमें कहाँ देखने को मिलती है, एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ बैक्टीरियाज यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ईस्ट, फंगस एंड कुछ बैक्टीरिया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एनिमल सेल में भी, एनिमल सेल के अंदर मैं बात करूँ स्पेसिफिक ह्यूमन मसल सेल की, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि ह्यूमन मसल सेल भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। तो वो किस तरीके से, ये भी हम देखेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो लेस एफिशिएंट होता है, लेस एफिशिएंट बिकॉज यहाँ पे लेस एनर्जी, बिकॉज लेस एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, लिबरेट होती है, बहुत ही कम एनर्जी यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि it must be noted that the first stage of respiration, that is a glycolysis, is कॉमन टू बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि ये जो स्टेप था इसे हमें पता है किस नाम से जाना जाता है, ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कॉमन पाथवे है फॉर किस किस के लिए, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन।
यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमें दोनों में देखने को मिलेगा, एरोबिक कंडीशन में भी और एनारोबिक कंडीशन के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस चल रही है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो डेफिनेटली पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता, CO2 वाटर और बहुत लॉट ऑफ अमाउंट में एनर्जी को फॉर्म करता, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस चल रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इस तरह की एब्सेंस ऑफ O2 की वजह से इस तरह की जो फिनोमिना को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लेके हम इस चीज़ को समझे तो अगर हम यीस्ट का एग्जाम्पल लें सबसे पहले, तो यीस्ट के अंदर हमें कौन सा फर्मेंटेशन देखने को मिलता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या होता है इसके अंदर, देखो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज ये ब्रेक होता है और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये काम तो एब्सेंस ऑफ O2 में ही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की ग्लाइकोलाइसिस का जो साइकिल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती है, तो डेफिनेटली ये O2 के एब्सेंस में चल रहा है। अब यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ये पूरी रिएक्शन हो रही होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, और प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत ही कम अमाउंट के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे भी एब्सेंस ऑफ O2 ही चल रही होती है और ये सारा का सारा फिनोमिना हमें कहाँ देखने को मिलता है, ईस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो साइट की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म रहता है। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ऑक्सीजन नहीं थी, इस वजह से पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा और बहुत ही थोड़ा अमाउंट यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके का जो फर्मेंटेशन है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाता है। उसके बाद में हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, वो लेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन मसल सेल्स, एग्जांपल में हम कौन लेंगे, ह्यूमन मसल सेल। अब क्या है कि ह्यूमन मसल सेल के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। ह्यूमन मसल सेल्स हमें पता है कि वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिनको हम अपने विल पावर के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये स्टीरिएटेड मसल्स होती है, 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो। और ये कैन ऑल्सो रेस्पायर एंड aerobically for short time, that is an important point, थोड़े टाइम के लिए करती है लेकिन करती है। ठीक है, तो इस केस के दौरान इन देम लैक्टिक एसिड यहाँ पे बन जाता है, इज प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे अल्कोहल की जगह क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड बनने की वजह से ही पेन जो है वो फील होता है और इसी की वजह से ही क्या आते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मसल सेल्स के अंदर भी इस तरह की फिनोमिना हमें देखने को मिलती है। जैसे कि कैसे कि जब हम बहुत तेज़ भागते हैं, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारी मसल सेल के पास एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ पे O2 का सप्लाई जो है वो कंप्लीट ना होने की वजह से एनारोबिक रेस्पायर करती है और जिसकी वजह से मस्कुलर
क्रम्प बन जाते हैं, इनकी लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और इसे हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर क्रम्प। ठीक है, तो अगर हम मस्कुलर क्रम्प को समझें तो हम देखेंगे कि कभी कभी मसल सेल्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। कब कंडीशन की बात करें कि व्हेन यू रन वेरी फास्ट, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज के टाइम पे, तो उस ड्यूरेशन में जो मसल सेल्स होती हैं, मसल्स ऑफ योर लेग्स यूज लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में जो सप्लाई होगी इनफ ऑक्सीजन टू मसल्स, वो हो जाएगी डिक्रीज। और यहाँ पे आपने फील किया है तो यहाँ पे जो ब्रीथिंग रेट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन में हार्ट बीट जो है बड़ी फास्टर बीट करता है और ऑक्सीजन के पास क्विकली जितना हो सकते हैं ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करता है। बट हार्ट और लंग्स कैन नॉट सप्लाई ऑक्सीजन टू मसल अनलिमिटेडली। ठीक है, तो क्योंकि ये सारा काम एक लिमिटेड वे में ही चल रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ब्रीथिंग, लंग्स और हार्ट दोनों मिलके ही जो ऑक्सीजन की सप्लाई को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारे जो मसल सेल्स हैं वो क्या परफॉर्म करेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो परफॉर्म करती हैं और वो कुछ इस तरीके से कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मसल सेल्स के अंदर ग्लूकोज है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये तो काम वही सेम ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में ये चल रहा है, लेकिन पार्शली ऑक्सीडाइज होगा। पायरुविक एसिड जो है फिर आगे फर्मेंटेट होके क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा और प्लस बहुत थोड़े अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। और ये भी कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ही चल रहा होता है। तो बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर एनर्जी जो है यहाँ पे लिबरेट होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर काम चाहिए हो रहा है, तो बिल्कुल ना एनर्जी बनने से अच्छा है कि थोड़े अमाउंट के अंदर ही एनर्जी बनती रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो बन गया है हमारी मसल्स के अंदर, वो अब यहाँ पे क्या होगा, अक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो लैक्टिक एसिड जो है वो क्या होगा, accumulates lot of accumulates in the muscles, ठीक है, एंड ब्लड के अंदर, जिस वजह से लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में आ जाने की वजह से जो मसल्स की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, यानी कि मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएगी। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्रम्प्स के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेन भी होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, तो पेन भी यहाँ पे होता है, तो इसको हम बोलते हैं मस्कुलर क्रम्प्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑक्सीजन को ब्रेक करने का, ग्लूकोज को ब्रेक करने की वेरियस पार्ट हम लोगों ने देखे कि ग्लूकोज जो है वो अलग अलग तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट हम तीनों को एक साथ डिस्कशन करें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन की स्ट्रक्चर थी, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करता है जिससे कि पायरुविक एसिड बनता है और 2 एटपे का भी फॉर्मेशन होता है। और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और एक मॉलिक्यूल पे 3 कार्बन है। अब क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक कंडीशन की बात करें तो एरोबिक कंडीशन
कब होगी, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चल रही है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर क्रैब्स साइकिल भी होगा और ईटीएस भी होगा। तो क्रैब्स और प्लस ईटीएस इन दोनों के कहाँ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, वाटर भी बन रहा है और बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 38 एटीपी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एन एरोबिक कंडीशन में, तो अगर यीस्ट के अंदर हम देखें पहला, तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। वहीं पे मसल सेल्स की बात करें जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, उस ड्यूरेशन भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ब्रेक down of glucose by various pathways। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी बोर्ड एग्जाम का, एज इट इज पूछा जाता है कि वो सारे पाथवे लिखो जिसके अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप के रेस्पिरेशन, ग्लूकोज को अलग अलग तरीके से तोड़ने का भी तरीका देखा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि आपको डिफरेंस लिखना होता है। तो देखो सिंपल सी बात कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अगर हम पूरा समराइजेशन करें तो यहाँ पे हमें प्रेजेंस ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन यहाँ पे एब्सेंस ऑफ O2 रहता है। सेकेंड डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे कि कंप्लीट जो है ब्रेक डाउन होता है किसका, ऑफ ग्लूकोज का। ठीक है, और जबकि यहाँ पे इनकम्प्लीट बोल सकते हैं ब्रेक डाउन होगा, या फिर बोल सकते हैं ब्रेक डाउन या फिर पार्शली ब्रेक डाउन होता है किसका, ग्लूकोज का। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो भी अगर हम देखें तो एंड प्रोडक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी। ठीक है, जबकि एंड प्रोडक्ट्स की बात करें एनारोबिक के दौरान तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो है अलग अलग रहते हैं। जैसे कि अगर हम यीस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमने क्या देखा, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, वहीं अगर हम मसल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी, ये हम लोगों ने एंड प्रोडक्ट डिस्कशन किए थे। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंस के अलावा भी हमारे पास कुछ सिमिलरिटीज़ भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल दोनों में ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, दोनों में ही एटीपी जो है के फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होती है, और ग्लाइकोलाइसिस जो था दोनों में ही हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस के साथ साथ अगर सिमिलरिटी की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है दोनों रेस्पिरेशन में, सिमिलरिटी इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो पहली सिमिलरिटी जो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे ब्रेक डाउन दोनों में ही किसका देखने को मिलता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में रहेगी, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप था हमारे पास ऑफ रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का, तो वो क्या था, ग्लाइकोलाइसिस।
ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस हमने क्या देखा, इट इज़ अ कॉमन इन एरोबिक और एनारोबिक। ग्लाइकोलाइसिस हमें एरोबिक के अंदर भी देखने को मिलता है और एनारोबिक के अंदर भी देखने को मिलता है, दैट इज अ कॉमन पाथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस और सिमिलरिटी को डिस्कशन किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है अदर एनिमल्स के अंदर किस तरीके से होता है और प्लांट भी किस तरीके से रेस्पायर करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।